कांस्टेबलों का वेलकम। मस्त हो सारे? बोल नहीं रहे हो, कैसे हो? ठीक है। हैं ठीक को थोड़ा बढ़िया तो करना पड़ेगा ना। सबसे बड़ी विडम्बना, तुम्हारा सिलेबस फिक्स नहीं है। सर ने कुछ दिन पहले एक मुहिम चलाई भी थी, यूट्यूब के माध्यम से एक क्लास अपलोड की थी जिसमें लगभग सभी वैकेंसियों के लिए प्री प्लान्ड टॉपिक वाइज, और उसमें भी एक एक पॉइंट क्लियर आता है। लेकिन कांस्टेबल के लिए पूरा विश्व पढ़ना पड़ता है। सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी टेंशन में रहता है वो सिलेबस को लेकर के रहता है। मेरे पास जो बातें करने के लिए रहेगी वो आपकी साइंस रहेगी, और साइंस के अंदर तीनों पोर्शन जिसमें आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और उसके साथ में बायोलॉजी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, हाँ जीव विज्ञान, इन तीन चीज़ों पे अपन चलेंगे। सबसे दूसरी बात कि जो वैकेंसी रहती है उसमें साइंस के जो प्रश्न हैं वो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं। कई बार वैकेंसियों के अंदर अभी सीईटी का पेपर जहाँ वो 10th +2 यानी कि जो 12th वाले थे उनके लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए इतना फिक्स नहीं था, लेकिन हर पेपर के अंदर 150 में से 25-25 क्वेश्चन पूछे गए, फिक्स पूछे गए। टोटल 6 पेपर हुए थे और 6 पेपरों में से 25-25 मिलाओगे तो 150 क्वेश्चन होते हैं। तो वो इतना फिक्स नहीं था, लेकिन हाई दायरे में पूछे गए। दो छोड़ करके पिछली जो कांस्टेबल की वैकेंसी थी उसमें 14 और 16 क्वेश्चन पूछे गए। बीच में एक वैकेंसी थी उसमें 2-2 क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद में जो वैकेंसी आई उसमें 8-9 क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चनों के जो नंबर है वो भी फिक्स नहीं है, अप डाउन करते रहते हैं। कई बार पूछते तो मैथ के रीजनिंग के हिसाब से है, लेकिन क्वेश्चन रीजनिंग के बढ़ा देते हैं। कई बार रीजनिंग लिखा होता है, मैथ बढ़ा देते हैं। इसलिए टाइम टाइम पे आंदोलन हम भी करते रहते हैं ताकि तुम्हारा सिलेबस अगर फिक्स हो जाए तो उसमें इतना तुम्हारे को क्या कहते हैं, इस आंदोलन के अंदर या फिर इस भ्रम के अंदर रहने की कहीं कोशिश नहीं करनी पड़ती है, ताकि तुम्हारा सिलेबस माइंड के अंदर पॉइंट टू पॉइंट चलते रहो। लेकिन अब अथाह समुद्र पड़ा है, छोड़ दो मछलियों को, किताब वो तैर पाती है। कुछ ऐसा ही आपके सामने हो रहा है। साइंस के अंदर अपन फर्स्ट में जीव विज्ञान के अंदर बातें करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की तरफ चलोगे। शुरुआत में मैं अगर फिजिक्स उठा लूंगा, और मोस्टली बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, साइंस वाले थोड़ी अपनी उपस्थिति दिखाना। बहुत गरीब उपस्थिति है, इधर भी उपस्थिति कम है। 4 आप 5वां में हैं, 5 जने ही हैं। 200 की संख्या में 5 जने तो बहुत गरीब हालत रहती है। चलो कोई नहीं, फिर भी लेकिन शुरुआत में मैं बायोलॉजी के साथ बात करूंगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स को अपन अभी टच नहीं करेंगे, नहीं तो दूसरे दिन 9, 2, 11 आप भी कर जाओगे। क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ये सदिश, नदीश, बलन, भौतिक, गुणान, कुछ सब ऊपर से जा रहा। तो कुछ ऐसी कहानियां तुम्हारे साथ नहीं हो। अच्छा, अपन बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर जो टॉपिक है आपके वो कुछ फिक्स दे रखे। पहला टॉपिक उसमें आता है मानव शरीर के तंत्र, और अपने तंत्रों में पाचन तंत्र, श्वास लेने वाला श्वसन तंत्र, रक्त चलता है नाड़ियों के अंदर, नाड़ियों में नहीं, नाड़ियों में, और इसके लिए परिसंचरण तंत्र। अपने शरीर में अपन जितना कुछ भी खाते हैं, पसीना निकलता है, मल छोड़ते हो, मूत्र छोड़ते हो, ये सब उत्सर्जन तंत्र है। पापा नई पीढ़ी पैदा करने वाला जो तंत्र है उसका नाम जनन तंत्र है। शरीर को पूरा कंट्रोल करने के लिए, पूरा कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो तंत्र काम करता है उसका नाम है तंत्रिका तंत्र। और अपने शरीर में काम करती है खूब सारी ग्रंथियां और हार्मोन, तो उसके लिए कुछ ग्रंथियां भी पाई जाती है। ये 7 तंत्र है जिसमें कंकाल तंत्र भी शामिल होता है, और ये सब मानव शरीर के अंदर तंत्र कहलाते हैं। फिर एक टॉपिक आता है मानव स्वास्थ्य और रोगों के बारे में। जब अपन रोग पढ़ते हैं तो उसमें जीवाणुओं के रोग, कवकों के रोग, वायरसों के रोग, और उसके साथ में कुछ अलग टाइप के जैसे कैंसर पूछ लेते हैं, या फिर एड्स के बारे में पूछते हैं। खूब सारे रोग ऐसे हैं जो वंशानुगत होते हैं। आप लोग ट्रेनों में सफर करते हो, वहां कुछ लोग मिलते हैं आपको, समझ आप गए होंगे। तो वो भी कुछ ऐसे रोग होते हैं जो कहीं न कहीं गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण होते हैं। तो ये सब रोगों की श्रेणी में आते हैं। फिर एक पूछा जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जिसका आपने वो पढ़ा था, मेंडल ने प्रैक्टिकल किए थे मटर के पौधे पर, इतना जानते हो ना। और उस मटर के पौधे का नाम पूछा अभी इस सीईटी के अंदर, नाम था पाइसम सेटाइवम। एक प्रश्न और पूछा था, मटर के पौधे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मटर के पौधे में और गेहूं के पौधे में, दोनों में पूछे थे। मटर के पौधे में गुणसूत्र होते हैं 14,
जबकि जो गेहूं का पौधा है उसमें 46 से 48 के बीच में छठ गुणित अवस्थाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अपने शरीर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, अरे कुछ तो बोलो, 46। हाँ, 46 एक कोशिका में होती है, लेकिन शरीर में गुणसूत्र अनंत पाए जाते हैं। तो ये गुणसूत्रों के रेस्पेक्ट में भी प्रश्न पूछते हैं। ये सब जो गुणसूत्र है ये टॉपिक रहता है जिसका नाम है जेनेटिक्स। बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चे को देख करके पता लगा लेते हैं तू फलाना रो है, नहीं होता है क्या? बच्चे को देख करके उसके माता पिता का आंकलन कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है जेनेटिक्स, या इसको अपन कहते हैं आनुवंशिकी, जिसपे सबसे पहले मेंडल ने काम करना स्टार्ट किया था। अगला टॉपिक रहता है पोषण। पोषण जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल और उसके साथ में न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए हैं उनको पढ़ा जाता है। तो ये 5-6 टॉपिक है आपके जो बायोलॉजी में रहते हैं। फिर भौतिक में घुसते हैं, फिर अपन रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में चलते हैं तो अलग अलग तुम्हारे टॉपिक पूछे जाते हैं। तो आज अपन टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना रहेगा मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। और ह्यूमन सिस्टम में भी अपन पढ़ेंगे आज सबसे पहले मानव शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां क्या काम करती है, कौन से हार्मोन छोड़े जाते हैं, उन चीजों के ऊपर अपन चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट में आप लोग अभी कुछ भी नोट नहीं करोगे, मानव शरीर के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रंथियों को इंग्लिश में शब्द देते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, ग्रंथियां। शरीर के अंदर ग्रंथियां 3 टाइप की होती हैं। शरीर में खूब सारी ऐसी ग्रंथियां होती है। गले में ग्रंथि होती है जिसका नाम आपने सुना होगा, थायराइड होती है, और कभी कभी वो फूल जाती है तो रोग हो जाता है गलगंड, सुना होगा आप लोगों ने। हृदय के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम थाइमस है। इधर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम पीयूष है, मस्तिष्क में पाई जाती है। नाम सुने होंगे आपने छोटी क्लासों से लगातार। तो ये छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है। रियल में अगर देखा जाए ग्रंथियां होती क्या है, तो ये ग्रंथियां जितनी भी है ये सब कोशिकाओं के समूह होते हैं। कोशिकाओं के समूह, और इन कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के ग्रुप को, कोशिकाओं के समूह को ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। ये ग्रंथियां मानव शरीर में 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जिसमें एक ग्रंथि का नाम है बाह्य श्रावी ग्रंथियां, बाह्य श्रावी। दूसरी होती है अंतः श्रावी ग्रंथियां, अंतः श्रावी ग्रंथियां। और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां। शरीर में पूछा जाए ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, तो 3 टाइप की होती है, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती है। बाह्य श्रावी ग्रंथियां आंखों में जो आंसू निकलते हैं, निकलते हैं नहीं निकलते? अब पत्थर दिल हो चुका है, कठोर दिल हो चुका है, आंसू आंसू गए, वो उम्र गई है, लेकिन आंखों से आंसू निकलते हैं तो वो बाह्य श्रावी ग्रंथियों में निकलते हैं। दौड़ करके आते हो, पसीना निकलता है, बाह्य श्रावी ग्रंथियों से निकलते हो। कभी कभी कान में अंगुली घुमाना निकलती है, वो मारवाड़ी मत बोलना है ना, तो वो कुछ निकलता है, वो बहिःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। नाक से घी निकलता है, बहिःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। शरीर में खूब सारी ऐसी ग्रंथियां पाई जाती है जिसके केमिकल नलियों के माध्यम से होते हैं, तो उसको कहते हैं। शरीर में खूब सारी ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती है जिनसे कुछ केमिकल निकलते हैं और वो सीधे खून में छोड़े जाते हैं, तो उनको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। और कुछ ग्रंथियां जिंदाबाद होती है जो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों काम करती है, तो उसको अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथियां। अभी एक एक ग्रंथि की अपन वर्णन या फिर डिस्कशन पे चले अपन। सबसे फर्स्ट में जो बाह्य श्रावी ग्रंथियां हैं, इन बाह्य श्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ छोड़े जाते हैं उन पदार्थों को अपन नाम देते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियों से एंजाइम छोड़े जाते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलते हैं उन पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिसमें पीयूष या फिर थायराइड, थाइमस, ऐसी ग्रंथियां, उसको अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से छोड़ने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी से हार्मोन, बहिःस्रावी से एंजाइम छोड़ा जाता है। जो मिश्रित ग्रंथि है, इस मिश्रित ग्रंथि से छोड़े जाने वाले पदार्थों में दोनों ही पाए जाते हैं। इसमें हार्मोन भी निकलता है प्लस इसके साथ साथ एंजाइम भी निकलता है। परीक्षा में प्रश्न यहीं से, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, तो इस विज्ञान की शाखा को नाम देते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। क्या बोला मैंने?
याद रखोगे, एंडोक्राइनोलॉजी, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जब अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं तो इस विज्ञान की शाखा को नाम देते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी ग्रंथियों की शाखा का नाम एंडोक्राइनोलॉजी। अंग्रेजी से कोई दुश्मनी तो नहीं है? साइंस में अंग्रेजी चलेगी, थोड़ा बहुत चलेगा, कर लोगे ना? वैसे भारत के लोग बड़े पारंगत होते हैं। शाम के 8 बजे का टाइम होता है तो उसके बाद में सब सजता है। भारत का आदमी घूमर डांस भी करता है। अच्छा, पूरे दिन बोलता नहीं है, फिर 8 बजे के बाद चुप नहीं रहता है, होता है ना? और भारत में अगर कहीं सबसे ज्यादा सच बोला जाता है तो उस घटना के बाद में बोला जाता है, बाकी सब झूठ बोलते हैं। इसलिए फिर भारत वाले कहते हैं कि साहब अंग्रेजी इधर हार्ड है लेकिन पीने में सरल है। समझ रहे हो, है ना? तो कई लोगों को सरल लगती है, कईयों को हार्ड लगती है अंग्रेजी। मतलब हाँ हाँ, ओके ओके, आप आधे में समझ जाते हो। वाह यार, भगवान ने अच्छा दिमाग दिया है। तो ये जो एंडोक्राइनोलॉजी है, ये विज्ञान की शाखा है जिसमें अपन अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जितने भी पदार्थ निकलते हैं उनको कहते हैं हार्मोन। अपने सिलेबस में केवल यही है, ये 2 ग्रंथियां है भी नहीं, लेकिन इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। मिश्रित ग्रंथियों में जो पहला एग्जाम्पल है वो है अग्नाशय। मिश्रित ग्रंथियों में पहला एग्जाम्पल अग्नाशय। मानव शरीर के अंदर अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है, बार बार पूछा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि जो पाई जाती है पेट के अंदर, जो छोटी आंतें और आमाशय दोनों के बीच में पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रोग हो जाता है डायबिटीज। परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है मधुमेह, हिंदी में उसको मधुमेह कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डायबिटीज। और प्रश्न आता है डायबिटीज के कारण कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ का नाम इंसुलिन। इंसुलिन कम, शुगर ज्यादा। फिर आपने देखा होगा जिसके शुगर होता है वो खाना खाने से पहले इंजेक्शन भरता है और वो ठोकता है शरीर के अंदर। क्यों? शरीर ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है। जीवित रहना है, धरती पे सारे डांस करने हैं तो जिंदगी जीनी पड़ेगी। जिंदगी जीनी है तो लगातार इंसुलिन लेना पड़ेगा। प्रश्न आता है डायबिटीज के कारण कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि दोनों काम करती है, अंतःस्रावी बहिस्रावी, शरीर का कंट्रोल भी करती है प्लस हार्मोन भी छोड़ती है, इसलिए इसको अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। दूसरा नाम आता है जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां, और जनन ग्रंथियों में दोनों को शामिल करते हैं। अगर नर है तो नर में पाई जाती है वृषण, और अगर मादा है तो मादा में पाए जाते हैं अंडाशय। ये अंडाशय और वृषण ये दोनों ही मिश्रित ग्रंथियों का काम करते हैं। क्यों? जैसे ही बच्चा 13-14 की उम्र में आता है तो उसको पता लगता है कि धरती पे कुछ अलग दुनिया भी होती है, यस या नो? फिर उसके शरीर का विकास होना स्टार्ट होता है, बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और उसके साथ साथ शरीर में हार्मोन बनने स्टार्ट होते हैं। नर होगा तो टेस्टोस्टेरोन बनेंगे, मादाएं होगी तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनेंगे। फिर वो जनन की अवस्थाएं स्टार्ट हो जाती है। तो ये शरीर को कंट्रोल भी करते हैं प्लस जनन की क्रियाओं को भी कंट्रोल करते हैं। शरीर को दोनों तरफ से कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। तो ये दोनों मिश्रित ग्रंथियां शरीर में 2 ही है, एक है जनन ग्रंथियां और दूसरी है अग्नाशय ग्रंथियां। बात करते हैं अपन बहिस्रावी ग्रंथियों के ऊपर। बहिस्रावी ग्रंथियों से जो एंजाइम छोड़े जाते हैं, प्रश्न आता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? अरे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, वेरी गुड। कार्बन का 6 होता है, 6 से आगे वाला 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, अपन कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 होता है, वेरी गुड। तो ये एंजाइम है, और एंजाइमों में बहिस्रावी ग्रंथियों में पहली ग्रंथि का नाम है स्वेद ग्रंथियां। स्वेद ग्रंथियां, स्वेद ग्रंथियां जहां से पसीना छोड़ा जाता है उस ग्रंथि को स्वेद ग्रंथि कहते हैं। याद रखोगे, स्वेद ग्रंथि पसीना छोड़ते हैं, और पसीने के कारण शाम के टाइम मजदूरों की बस में चढ़ना, दिन भर बेचारे सूर्य की रोशनी में डायरेक्ट काम करते, पसीना इस कपड़े में पसीना पूरा अवशोषित हो रखा है, शाम को आप उस बस में चढ़ोगे तो थोड़ी सी अलग महक आती है। उसका कारण उस पसीने में पाया जाने वाला वो पदार्थ है, और मजदूरी के कारण दिन भर हार्ड वर्क से जो केमिकल निकलता है उसके कारण जो वो एक महक आती है, उसका नाम लैक्टिक अम्ल है। शरीर में लैक्टिक अम्ल ज्यादा जमा होता है
तो शरीर में थकावट भी आती है। ज्यादा आप खाना खा लो या फिर 2 3 4 दिन पुराना अगर घर में कोई खाटा पड़ा है, छाछ खा लो, खाटे में सबसे ज्यादा लैक्टिक अम्ल होता है और पीते ही वो शरीर में बदल जाता है अल्कोहल में। ठरडिया, शरीर में थोड़ा खाटा अल्कोहल में बदल जाता है और अल्कोहल में बदलते ही आदमी को गेले आनी स्टार्ट हो जाती है, नींद आने की अवस्था में रहता है। तो छाछ के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और पसीने में भी निकलने वाले पदार्थ का नाम लैक्टिक अम्ल होता है। पसीना छोड़ने वाली ग्रंथि का नाम स्वेद ग्रंथियां होती है। तो स्वेद ग्रंथियां जहां से छोड़ा जाता है पसीना, और इस पसीने में जो पदार्थ होता है उसका नाम लैक्टिक अम्ल है। कुछ बातें समझ में आ रही होगी। सेकंड पॉइंट जो बहिस्रावी में शामिल होती है, उसमें आंखों में ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम लैक्राइमल ग्रंथि है। आंसू छोड़े जाते हैं तो ये आंसू छोड़ने वाली जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि का नाम है लैक्राइमल ग्रंथि। ये लैक्राइमल ग्रंथि है, कभी कभी तुम्हारी एक्टिव हो जाती है। तो ये लैक्रिमल ग्रंथि है, इसे आंखों में से आंसू छोड़े जाते हैं। आंसू को कभी चखना, क्या मस्त मीठे लगते हैं, चखा है? एक वो कोटेशन चलता है कि अगर आंखें न होती, नहीं आंसू न होते तो ये आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होती। आगे कल तो ये जो लैक्राइमल ग्रंथि है, इनसे आंसू छोड़े जाते हैं और आंसू के अंदर जो केमिकल पाया जाता है उस पदार्थ का नाम है लाइसोजाइम। आंखों के अंदर आंसुओं में जो पदार्थ होता है उसका नाम लाइसोजाइम है। किसमें पाया जाता है? आंसू के अंदर पाया जाता है, आंसुओं में लाइसोजाइम पाया जाता है। तीसरा यकृत ग्रंथि। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। यकृत को आप लोग इंग्लिश में कहते हो लीवर, और लड़ाई कहीं होती है तो बोलते ना आजा सामने, जिगर है, नहीं बोलते हो क्या? वो जिगर इसी लीवर को कहते हैं। तो ये खूब सारी ग्रंथियां हैं, अपन ने केवल 3 एग्जाम्पल लिखे। ये बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। इधर की तरफ मिश्रित ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए अपन एक डायग्राम बना करके उसको नोटिस करते हैं। तो नेक्स्ट अपन नोट करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के लिए डायग्राम से आप लोकेशन देखोगे कि कौन सी ग्रंथि कहां कहां पाई जाती है। तो मैं इधर स्टार्ट कर रहा हूं। भाई साहब कैसे बढ़ेंगे मुझे नहीं पता। लगा आदमी रहा है, चलेगा? हाँ ओके। इसके अंदर कौन सी ग्रंथियां किस किस लोकेशन पे पाई जाती है, थोड़ा सा उसको भी अपन देख लेते हैं। और ग्रंथियों की लोकेशन को आप देखोगे तो इधर की तरफ पाया जाता है व्यक्ति का मस्तिष्क। क्या होता है? हाँ वही, जो व्यक्ति का मस्तिष्क है, इसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती है। एक ग्रंथि मटर के जैसी नीचे की तरफ रहती है, ये व्यक्ति की आंखें, और इन आंखों के बाद में इधर की तरफ ग्रंथि जो मटर के जैसी रहती है, और इस मटर जैसी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। ये वाली जो ग्रंथि है इसका नाम है पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को आपने छोटी क्लासों से खूब पढ़ा है कि ये ग्रंथि अन्य सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, इसलिए इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसी पीयूष के जस्ट पीछे की तरफ एक ग्रंथि होती है छोटी सी, और इस ग्रंथि को आप लोग नाम देते हो पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तुम्हारी कोचिंग का जो टाइम है वो 4 बजे स्टार्ट हो जाता है। मान लो तुम लोगों को नींद भी आ जाती है और अलार्म आपने भरा नहीं गलती से, और तुम्हें बहुत टेंशन रहती है। जैसे ही 3:45 हो जाते आप एकदम झझक के उठते हो, कोचिंग टाइम तो नहीं हुआ है। होता है कि नहीं होता है? ये तो कुछ नहीं है। मान लो हमेशा तुम्हारी उठने की आदत 6 बजे है, और किसी दिन तुम्हें बाड़मेर से जोधपुर जाना और सुबह सुबह एक लोकल ट्रेन निकलती है 3:45, कभी वो लेट होती है तो 3:45 जाती है। अच्छा एक ही टाइम है, 3:45 निकलती, कभी लेट होती तो 3:45 भी रवानी हो जाती है।
अच्छा, आधा को होश आ गया सर, एक ही टाइम है। वो जो 3:45 4 बजे ट्रेन निकल रही है, तो वो 3:45 रवा नहीं हो रही, तो कम से कम तुम्हें 3 साढ़े 3 तो प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है। 3 बजे उठना पड़ेगा। आपने अलार्म लगाया 3 बजे का, हमेशा उठने की आदत है 6 बजे की, लेकिन उस दिन आपने अलार्म जो 3 बजे का लगाया है, आप भरी नींद में सो रहे हो, आपका शरीर टाइम को कैलकुलेट कर रहा है। घड़ी ने अभी 3 बजा ही नहीं है, 2:58 हुए हैं, 58 हुए, आपकी आंखें खुल जाती है। 2 मिनट पहले जाग गया, मजा आ जाता है उस दिन। कारण शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो समय के साथ चलती रहती है, ये पीनियल ग्रंथि है। परीक्षा में प्रश्न आ जाता है, शरीर की कौन सी ग्रंथि जैविक घड़ी कहलाती है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है, तो जैविक घड़ी में नाम किसका रहेगा? पीनियल ग्रंथि का रहता है। इसको मानव शरीर की जैविक घड़ी कहते हैं। ये रिसेंटली अभी पूछा गया है, जैविक घड़ी कहते हैं। प्रश्न आता है कौन सी ग्रंथि नींद की अवधि को कंट्रोल करती है? शाम का टाइम भरी है ना, वो क्या सर्दी का मौसम की तरह बहुत सुहावना मौसम, छत पे आप सो रहे हो, और जैसे ही वातावरण में नाइट के टाइम में सर्दी बढ़ती है, तो जैविक घड़ी से हार्मोन निकलता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जैसे जैसे ज्यादा निकलता है, एकदम गहरी नींद आती है, और सुबह का 5-6 बजे का टाइम जनता पूरी जाग गई, आप दौड़ के ले रहे हो, ऊपर छत पे सो रहे हो। कारण जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि बहुत ज्यादा विकसित हो गई है, उस टाइम हार्मोन ज्यादा छोड़ रही है, और ये नींद की अवधि को कंट्रोल करती है। बुढ़ों को देखना, जिसकी उम्र 75 पार हो चुकी, हार्मोन कुछ नहीं बनता है, रात को 3 बजे पास में से होके निकले ना, ये तो लेट नहीं होता है क्या? कारण बुढ़ा में नींद कुछ नहीं है, कारण इस ग्रंथि ने हार्मोन बनाना बंद कर लिया। छोटे बच्चों को देख लो, पूरे दिन सोते रहते हैं। शरीर में नींद की अवधि को कंट्रोल करने वाली ग्रंथि का नाम पीनियल ग्रंथि है। शरीर के कलर को भी कंट्रोल करती है। दिन भर एसी में बैठे रहो, रोशनी में आप जाओ ही मत, शरीर एकदम धौला हो जाता है। जहां आप घड़ी बांधते हो ना, इसके नीचे देखना एकदम सफेद सफेद टाइप का होता है, कारण वहां रोशनी नहीं पहुंच रही है। और आप लोग भी रोशनी में नहीं जाओगे, एकदम गोरे गढ़ चिंबड़ी हो जाओगे, कारण शरीर के अंदर पीनियल ग्रंथि बैठी है जो त्वचा के रंग को कंट्रोल करती है। याद रखोगे, त्वचा के रंग को कंट्रोल करने का काम पीनियल, नींद की अवधि को कंट्रोल करने का काम पीनियल, शरीर के अंदर समय सारणी को कंट्रोल करने का काम पीनियल। अरे इसको शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। आज यहां हो, 10 साल बाद कहां होंगे? बीबी, बच्चे, वो गाड़ी, वो बंगला, वो पगली ऊपर खड़ी होगी तीसरी मंजिल पे, आप जाके गाड़ी रोकोगे, वो देखेगी, उतरेगी, ये सब नजारा 10 साल बाद क्या होगा, ये सब डिसाइड करने का काम पीनियल ग्रंथि करती है। इसलिए इसको शरीर की तीसरी आंख कहते हैं। याद रह जाएगा। इसी के जस्ट ऊपर एक ग्रंथि और पाई जाती है, और इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। अरे गर्मी बहुत है, कभी कभी सत पिछो, अरे सर्दी बहुत है। ये जो सर्दी और गर्मी का एहसास होता है, कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस। जिसका ये सिस्टम खराब है, उसको सर्दी गर्मी एहसास ही नहीं होता है। कई बार आपने देखा होगा, घूंटियां आती है ना, आग में जाके गिरते, पता ही नहीं चलता है, कारण ये ब्लॉक हो जाता है हाइपोथैलेमस, पूरा शरीर जल जाता है, पता ही नहीं चलता है। शरीर में तापमान को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करती है। शरीर को कंट्रोल करने का काम पीयूष करती है। इस पीयूष को भी कंट्रोल करने का काम, इसको तो कहते हैं मास्टर, इसको कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, मतलब हेड मास्टर है ना, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर में खूब सारे ऐसे काम होते हैं जो अपने आप होते हैं। छोटा बच्चा अभी नया नया लॉन्च हुआ, मतलब अभी मान लो कि 4 घंटे हुए हैं, उसको नहीं पता भूख क्या होती है, लेकिन जैसे ही भूख लगती है चिल्लाता। उसको कौन सिखाता है कि भूख लगने पर तेरे को चिल्लाना है? कोई सिखाता है क्या? ये कौन सिखा रहा है? हाइपोथैलेमस। छोटा बच्चा 2 साल का है, 2 साल तो बहुत बड़े हो जाते, 5-6 महीने का, आप पानी पी रहे हो, वो देख रहा है, वो घटना होते हुए देखता है, फिर चिल्लाता है। मनो पाओ नहीं होता है क्या? छोटे बच्चे में ये जो संवेदनाएं आ रही है, हाइपोथैलेमस लाता है। कभी कभी लड़ाई हो जाती है, कट्टा, ये कौन? हाइपोथैलेमस। नींद बहुत आती है, हाइपोथैलेमस। मार्केट में चल रहे हो, गाड़ी तुम्हारे हाथ में है, नजर दुकान की तरफ है, सामने बचीड़ा हो जाता है, समझ आप गए होंगे, कारण हाइपोथैलेमस है। शरीर के अंदर भूख, प्यास, प्यार सिखाता है कोई करना, अपने आप हो जाता है, अंदर है सॉफ्टवेयर। उसके साथ थकान, आलस, घृणा, नींद, ताप, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं, इनको कहते हैं अवचेतन प्रक्रियाएं।
और ये अवचेतन प्रक्रियाएं, सब कॉन्शियस रिएक्शन नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। विकसित होना चाहिए, जिनका ज्यादा विकसित है 20-22 की उम्र में आईएएस पहुंच जाते हैं, नहीं तो जिंदगी घिस जाती है 30-35 में, होता कुछ नहीं है, कारण ग्रंथियां डेवलप नहीं है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, इसके माध्यम से शरीर की अवचेतन क्रियाएं नियंत्रित होती है। अवचेतन क्रिया, ये शरीर में पहली हाइपोथैलेमस, 2 नंबर पे पीयूष, 3 नंबर पे पीनियल। गले में पाई जाती है 2 ग्रंथियां जो दिखने में एच आकार की होती है। इसमें छोटे छोटे धब्बेदार ग्रंथि और होती है। यहां पे 2 ग्रंथियां पाई जाती है, एक का नाम है थायराइड, थायरोइड, और दूसरी का नाम है पैराथायराइड। थायराइड और पैराथायराइड, ये ग्रंथि नंबर 4 और ये ग्रंथि नंबर 5, ये दिल दे चुके सनम। इसके जस्ट ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। अभी आपने नोट किया था अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय ग्रंथि जो शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, ये ग्रंथि नंबर हो जाएगी 7। ये कितने नंबर है? 6 नंबर, ये 7 नंबर। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। ये मानव शरीर की किडनियां, ये शरीर की किडनियां, और इन किडनियों के जस्ट ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको आप देखोगे तो ये दिखने में कुछ ऐसी होती है, ये ग्रंथि ऐसी होती है। इस ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि, जो ग्रंथि नंबर 8 है, और इसका नाम अधिवृक्क ग्रंथि है। इसी ग्रंथि को, अधिवृक्क को कहते हैं एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि शरीर को बहुत बचाती है। मानव शरीर की इस ग्रंथि को टेम्पो ऑफ लाइफ कहते हैं, जीवन को गति देने का काम करती है, जीवन को बुद्धि देने का काम करती है। ग्रंथि किडनियों पे पाई जाती है। जब कोई आपातकालीन कंडीशन होती है, मान लो आपने कोई कांड कर लिया, पता चल गया, कुछ भी हो गया, कुछ हो गया, भचीड़ा ठोक के आगे कुछ भी, एनी अवर कुछ भी हो गया, उस घटना का उजागर होना और आपकी घटना को अंजाम देना, इनके बीच का जो टाइम गुजरता है आधे घंटे का, उसमें आपको मन में हतरे हुजे, लेकिन उस बीच आपको कंट्रोल करके रखने का काम अधिवृक्क ग्रंथि करती है। इसलिए इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति डरता भी है, फियर के साथ में फाइट के लिए तैयार रहता है, लड़ने के लिए, और फिर भाग जाने के लिए भी तैयार रहता है। फियर, फाइट, फ्लाइट, तीनों काम होते हैं। इसलिए इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं। तीनों अक्षर F से स्टार्ट हो रहे हैं। इसी ग्रंथि को मानव की आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। आपातकालीन ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। नर में देखोगे तो नर में पाए जाते हैं वृषण, मादा में पाए जाते हैं दोनों तरफ अंडाशय, मादा में पाए जाते हैं अंडाशय। ये जो ग्रंथियां हैं, जैसे मादा के अंदर अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। नर के अंदर पाए जाते हैं वृषण। ये ग्रंथियां, वृषण से केमिकल निकलता है, हार्मोन निकलता है। अभी आपने बोला था नर में कौन सा हार्मोन रहता है? गुड। नर के अंदर वृषण से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन जब निकलना स्टार्ट होता है तो नर के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो विकसित होने स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले दाढ़ी मूछानी स्टार्ट हो जाती है। हार्मोन के अंदर नर में वीर्य बनना स्टार्ट होता है, नर के अंदर सीमेन के साथ साथ में शुक्राणु बनने स्टार्ट होते हैं। तो ये सब विकसित करने का काम टेस्टोस्टेरोन करता है। मादा के अंदर जो अंडाशय ग्रंथि है, इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, 2 काम है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये मादा के अंदर स्तनों का विकास करता है, शारीरिक लक्षणों का विकास करता है। और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो मां और बच्चे के बीच में एक नाड़ जुड़ता है जिसको कहते हैं अपरा, प्लेसेंटा, नाम सुना होगा। उस प्लेसेंटा को बनाने का काम प्रोजेस्टेरॉन करता है। मादाओं के अंदर प्रत्येक माह एक अंडा डेवलप होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, उसको भी कंट्रोल करने का काम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ये जितने भी केमिकल छोड़े जा रहे हैं कहीं न कहीं शरीर को कंट्रोल करते हैं। ये सारी की सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इधर ये 7 नंबर थी, फिर 8 नंबर थी, वृषण 9 नंबर है, और इधर की तरफ ये ग्रंथि 10 नंबर है। प्रश्न आ जाए शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 10 पाई जाती है। हेडिंग आप नोट करो, ग्रंथियां।
एक तो जैसा पढ़ा है पहले इसको नोट करो, लिखने की स्पीड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, और डॉक्टर मत बनना, क्योंकि उसकी फिर राइटिंग ओनली मेडिकल वाला ही समझता है, तो वैसा मत करना, थोड़ी ढंग की राइटिंग हो। ग्रंथियां डिवाइड करो इसको 3 भागों में, और जैसा पढ़ा है एक बार नोट कर लो इसको। जो बच्चे पूर्ण मनोयोग से क्लास में आते हैं, फर्स्ट डे जिनके पास में फेयर रजिस्टर होता है, अच्छी पेनें होती है, माइंड सेट एकदम क्लियर होता है, फिर वो अगली बार कोचिंग में नहीं दिखते हैं, सीधे ड्यूटी पे दिखते हैं। थोड़ा सा बंदा इधर उधर होता है तो फिर 84 के चक्कर में आ जाता है, कहीं न कहीं माइंड सेट अलग होता है, नहीं तो बंदा कहीं न कहीं एडजस्ट हो ही जाता है। जरूरी नहीं है कि जिसकी कोचिंग करो उसी में सेट हो, कहीं न कहीं बंदा किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर निकल जाता है। पीछे से कईयों को दिखने में दिक्कत हो तो आगे एमएलए की सीटें खाली पड़ी है, कब्जा कर सकते हो। इतना टाइम मत लगाओ, हो गया। नेक्स्ट नोट करो, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रारूप चित्र। कोई गुरुत्वाकर्षण लग रहा है? हैं? कोई गुरुत्वाकर्षण लग रहा है? लो, अब इसको नोट कर लो। ओ रे, डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही डायग्राम बनाओ, ऐसा भी बना सकते हो। नॉर्मल बना दिया, इसकी गर्दन बनाओगे, ऐसा करके ऐसे बना दो, चलेगा। अपने को लोकेशन दिखानी है। और ये चेहरा बना रहे हो तो फिर किसी का डायग्राम देखोगे नहीं, जल्दी बनेगा।
अंतःस्रावी ग्रंथियों की खोज किसने की थी? नहीं पता? नहीं पता? जय हो। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन को क्या कहते हैं? हार्मोन। ओके, यहां तक पता है तुम्हें। अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है शरीर में? 10 पाई जाती हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि। अभी आपने नोट किया था, उसमें एक नाम था यकृत, मैंने वहां बोला भी था शरीर की सबसे बड़ी। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल नहीं है, पीयूष है, पीयूष। अभी देखो आप उधर पढ़िए 2 नंबर पे, पीयूष मास्टर ग्रंथि कहते हैं जिसको। ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। यकृत सबसे बड़ी है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की, पहली तो शरीर के अंदर अग्नाशय नहीं, पहली यकृत है, और दूसरी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियों में अग्नाशय का नाम आता है। अग्नाशय ग्रंथि के प्रभावित होने से कौन सा रोग हो रहा था? डायबिटीज। डायबिटीज को ठीक करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। क्लास में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रहो, आज की चीजें आज ही याद हो जाएं। पर डे क्लासें चलेगी, लोड बढ़ेगा। सिलेक्शन चाहते हो? सिलेक्शन चाहते हो? हेलो, यस या नो? सिलेक्शन चाहते हो? रोका किसने हैं? पीछे एक वर्ड आता है, रोका किसने? प्रकृति हमेशा योग्यतम लक्षणों का चयन करती है। जो प्रकृति के योग्य होते हैं, एग्जाम के उस बैरियर को पार करने की पोटेंशियबिलिटी रखती है, उनका सिलेक्शन होता भी है। ये सिद्धांत दिया था डार्विन ने, प्रकृति हमेशा योग्य लक्षणों का सिलेक्शन कर लेती है। और कहीं न कहीं अपन किंतु परंतु की कंडीशन में रहते हैं, तो फिर अगली बार ट्राई करनी पड़ती है। जनता लगभग निपट चुकी है इस डायग्राम से भी। दोनों चीजें आपने नोट की, पहले तो ग्रंथियों का वर्गीकरण नोट किया था, और अब इसमें आपने ग्रंथियों की लोकेशन दिखा दी है। आगे अपन बात करते हैं कि इनकी खोज किसने की थी, कौन से केमिकल छोड़े जाते हैं, इन चीजों के ऊपर। चले आगे। कुछ अभी भी यूं लिखने में बहुत गरीब हैं, रियली। पसीना छोड़ने वाली ग्रंथि का नाम क्या आया था? आया था नाम या आया ही नहीं था? अच्छा, आया था, नाम था कुछ उसका, स्वेद ग्रंथि। पसीने में कौन सा पदार्थ जिसके कारण गंध आती है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है?
दूध और दही में ज्यादा होता है। बोला था मैंने, खाटा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल ज्यादा होता है। आंखों में आंसू छोड़ने वाली उस ग्रंथि का नाम था ही नहीं, लिखाया ही नहीं आज। अच्छा लिखाया था, लैक्राइमल ग्रंथि था, जहां से पसीना छोड़ा जाता है उसको स्वेद कहते हैं, और आंसू छोड़े जाते हैं उसको लैक्राइमल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। नर हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। मादा हार्मोन दो पाए जाते हैं, एक का नाम एस्ट्रोजन और दूसरे का नाम प्रोजेस्टेरॉन है, जबकि नर में एक ही है जिसका नाम टेस्टोस्टेरॉन है। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, इस हार्मोन की प्रकृति स्टीरॉयड होती है। स्टीरॉयड का मतलब शरीर में यूं एक जगह टिकने नहीं देता है, उतावलेपन के लिए आदमी को अग्रेसिव नेचर में लाने का काम करता है। इसलिए इस टेस्टोस्टेरॉन की जो प्रकृति है, उस प्रकृति को स्टेरॉइड प्रकृति कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, शांत हार्मोन नहीं है, बिल्कुल यूं एकदम शांत भोला बड़ा नहीं है, ये स्टीरॉइड हार्मोन है। स्टीरॉइड, स्टीरॉइड का मतलब बैठा बैठा यूं चूंटियां भरेगा, एक जगह तुम्हारे टिकना नहीं देगा, स्टीरॉइड प्रकृति का होता है। चलिए आगे आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट में। अगला जो अपने पास में प्रोसेस रहेगा उसमें बात करेंगे अपन ग्रंथियों के रेस्पेक्ट में, और ग्रंथियों में भी अंतःस्रावी ग्रंथियां। सबसे पीछे बैठे उनको हो सकता है इसके कारण दिक्कत हो, तो थोड़ी सी अपनी लोकेशन आप सेट कर लेना, वैसे एडजस्ट हो जाओगे तुम लोग। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर से छोड़े जाने वाला जो पदार्थ है, उस पदार्थ का सबसे पहले तो इसमें नाम पूछा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उन पदार्थों को कहते हैं हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से छोड़े जाते हैं हार्मोन। सेकंड थिंग, अभी आपने जितनी ग्रंथियां नोट की थी उसमें निकलने वाला हार्मोन बिना किसी नली के सीधा रक्त में छोड़ा जाता है। नलियां नहीं पाई जाती अंतःस्रावी ग्रंथियों में। तो सेकंड पॉइंट, अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियां कहती है, नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। और इन ग्रंथियों से छोड़े जाने वाले केमिकल को हार्मोन के नाम से जानते हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों का जब अध्ययन किया जाता है, इनकी जब स्टडी करते हैं, तो इस स्टडी की शाखा को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, हाँ, अंग्रेजी पीने में थोड़ी आसान है, बोलने में हार्ड होती है, तो ये एंडोक्राइनोलॉजी है, विज्ञान की शाखा जहां ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। इन ग्रंथियों का अध्ययन करने में सबसे पहले जिसने अध्ययन किया था अंतःस्रावी ग्रंथियों का पापा पिता, जिसका नाम बहुत मशहूर है, और मशहूर उस वैज्ञानिक ने इस धरती को ये प्रकाश दिया है। ये प्रकाश, नाइट का टाइम, अंधेरे में तुम कुछ काम इधर उधर घूम के ना हो, पता चले। ये जो रोशनी है इस पूरी धरती को देने का काम जिस वैज्ञानिक ने किया, उसी ने शरीर के अंदर इन ग्रंथियों की खोज भी की है। नाम तो बताओ कोई। बल्ब की खोज, रोशनी की खोज, साइंटिस्ट का नाम है थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब की खोज की है, और उसी वैज्ञानिक ने शरीर के अंदर ग्रंथियों की खोज की है। तो ग्रंथियों के खोजकर्ता में नाम आता है थॉमस एडिसन। पूरा नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की खोज की है। यहां पे अपन ने शब्द नोट करके रखा है, यहां पे शब्द पड़ा है हार्मोन। और इस हार्मोन शब्द का जो प्रयोग है, हार्मोन शब्द, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले हार्मोन ऐसा बोला किसने था, तो नाम आता है स्टारलिंग। वैज्ञानिक जिसका नाम है स्टारलिंग, जिन्होंने सबसे पहले हार्मोन शब्द दिया था, स्टारलिंग वैज्ञानिक है, नाम है स्टारलिंग, जिसने सबसे पहले हार्मोन की खोज की थी। हार्मोन जो शब्द है, इस हार्मोन शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना। हार्मोन का अर्थ टू एक्साइट। कोई भी व्यक्ति शांत बैठा है, थोड़ा सा चूंटियां भर दो उसको, उकसाने का काम करता है, उकसाना मत, है ना। तो ये जो शब्द है यहां पर अपने पास में, जो शब्द है स्टारलिंग के बाद में, इस हार्मोन शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ, तो हार्मोन शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। उत्तेजित को इंग्लिश में लिखते हैं टू एक्साइट, टू एक्साइट, ये उत्तेजित करने का अर्थ रहता है। अगला पॉइंट आता है कि धरती पर सबसे पहला हार्मोन कौन सा खोजा गया था, खोजा तो था स्टारलिंग ने।
फिर आपने लिखा हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करना। तो सबसे फर्स्ट जो हार्मोन खोजा गया था, सर्वप्रथम खोजे गया हार्मोन, सर्वप्रथम खोजे गए हार्मोन का नाम आता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन, सर्वप्रथम जो हार्मोन खोजा गया उसका नाम है सिक्रेटिन। और यहीं से फिर आगे पॉइंट आता है कि जो हार्मोन है उसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो एंजाइम हो चाहे हार्मोन हो, इसमें पदार्थ पाया जाता है नाइट्रोजन, प्लस इसमें पाई जाती है कुछ एंजाइम। यहां पे अगला पॉइंट पूछा जाता है कि मानव शरीर के अंदर जब ये हार्मोन काम करते हैं तो इनका नियंत्रण कैसे होता है। हार्मोन ज्यादा बढ़ने स्टार्ट हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है उसे कहते हैं ऋणात्मक पुनर्भरण। अभी जो मैंने शब्द बोला इस पे प्रश्न आता है, हार्मोन का नियंत्रण, हार्मोन का नियंत्रण, हार्मोन जो निकलते हैं उसका नियंत्रण करने की जो मैकेनिज्म है, जो क्रिया विधि है, उसका नाम है पुनर्भरण विधि या ऋणात्मक पुनर्भरण विधि। ऋणात्मक पुनर्भरण विधि। इस ऋणात्मक पुनर्भरण विधि से हार्मोन के निकलने की क्रिया का नियंत्रण होता है। दो टाइप की आपने अभी ग्रंथियां पढ़ी है, एक ग्रंथि थी अंतःस्रावी और एक ग्रंथि थी बहिःस्रावी। तो प्रश्न आता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अंतःस्रावी का समाज अलग है, बहिःस्रावी थोड़ी अलग ग्रंथियां होती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछी जाए तो उसमें नाम आता है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि नाम रहेगा थायराइड ग्रंथि। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि में नाम आता है पीयूष ग्रंथि का। तो पीयूष सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है और सबसे बड़ी में नाम आता है थायराइड ग्रंथि का। उसी टाइप में पूछा जाता है सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि। और सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथियों में जब नाम आता है तो यहाँ पे नाम रहता है यकृत, या इसको कहते हैं लीवर। इसमें छोटी पूछी नहीं जाती है, केवल बड़ी पूछते हैं। ये ग्रंथियों का एक सामान्य वर्णन होता है। ये पॉइंट बहुत बार पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी डक्टलेस ग्लैंड होती है, नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। तो ये नाम घूम के आ जाता है अंतःस्रावी ग्रंथियों पे। हेडिंग आपने जो डायग्राम नोट किया था उसके बाद में सीधा पॉइंट नोट करो। लिखो आप, इन ग्रंथियों से डायग्राम के बाद इन ग्रंथियों से उत्पन्न पदार्थ, इन ग्रंथियों से उत्पन्न पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। इन ग्रंथियों से उत्पन्न पदार्थ को हार्मोन कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होता है, जिसमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होता है, जिसमें नाइट्रोजन तत्व उपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन की खोज, हार्मोन की खोज स्टारलिंग द्वारा, हार्मोन की खोज स्टारलिंग द्वारा, हार्मोन की खोज स्टारलिंग द्वारा। नेक्स्ट, हार्मोन शब्द का अर्थ, हार्मोन शब्द का अर्थ। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा हार्मोन शब्द का अर्थ बराबर उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। इंग्लिश में लिखोगे टू एक्साइट, टू एक्साइट, उत्तेजित करना, टू एक्साइट, टू एक्साइट, उत्तेजित करना। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन बराबर सिक्रेटिन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन बराबर सिक्रेटिन, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन।
सिक्रेटिन। सर्वप्रथम सिक्रेटिन खोज की थी स्टार्लिंग ने, हार्मोन शब्द दिया था स्टार्लिंग ने, और शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करना। अगला पॉइंट आप नोट करो, इन ग्रंथियों से उत्पन्न हार्मोन, इन ग्रंथियों से उत्पन्न हार्मोन बिना नलियों के, उत्पन्न हार्मोन बिना नलियों के बिना नलियों के सीधे रुधिर में प्रवाहित होते हैं, बिना नलियों के सीधे रुधिर में प्रवाहित होते हैं, अतः इसे नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अतः इसे नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अतः इसे नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। अगला पॉइंट नोट करो, अध्ययन, हिंदी में लिख लेना एंडोक्राइनोलॉजी। अध्ययन बराबर एंडोक्राइनोलॉजी, अध्ययन बराबर एंडोक्राइनोलॉजी। अगला पॉइंट नोट करोगे, खोजकर्ता। खोजकर्ता में आप लिख रहे हो थॉमस अल्वा एडिसन। खोजकर्ता थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन के पास में लिख दो कोष्टक में बल्ब की खोज, बल्ब की खोज। थॉमस अल्वा एडिसन, इन्होंने बल्ब की खोज की थी। बल्ब की खोज की थी। बल्ब की खोज, यही वैज्ञानिक है जिसने सबसे पहले बल्ब की खोज की थी। अगला पॉइंट नोट करो, हार्मोन का नियंत्रण, हार्मोन का नियंत्रण ऋणात्मक पुनर्भरण विधि द्वारा, हार्मोन का नियंत्रण ऋणात्मक पुनर्भरण विधि द्वारा, हार्मोन का नियंत्रण ऋणात्मक पुनर्भरण विधि द्वारा, ऋणात्मक पुनर्भरण विधि द्वारा। अगला पॉइंट लिखोगे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बराबर थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बराबर थायराइड। और फिर लिखोगे सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी में लिखोगे पीयूष, सबसे छोटी पीयूष। एक वो ग्रंथि कौन सी थी जिसको जैविक घड़ी कहते थे? हाँ, पीनियल। उस पीनियल ग्रंथि को जस्ट अभी अपन ने डायग्राम में देखा भी था। ये जो पीनियल ग्रंथि है, ये टाइम के साथ टुकड़ों में बंट के बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए इस पीनियल ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। कहीं पास में खोंचा हो ना तो आप एडजस्ट कर लेना, इसको मस्तिष्क की रेत कहते हैं, मस्तिष्क की रेत कहते हैं, मस्तिष्क की रेत। रेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हैं? सैंड ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क की रेत, सैंड ऑफ ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो थाइमस ग्रंथि है, ये टाइम के साथ विलुप्त हो जाती है, इसलिए इस ग्रंथि को रेता ग्रंथि कहते हैं। दोनों कंफ्यूज करती है, परीक्षा में पूछा जाता है रेता ग्रंथि और मस्तिष्क की रेत। रेता ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने मरुस्थल में दौरे देखे होंगे, आंधियां चलती है तो एक दिन है दूसरे दिन गायब, ये सेम लक्षण दिखाती हैं, इसलिए इसको मस्तिष्क के अंदर रेत पूछा जाए तो पीनियल। शरीर की रेता ग्रंथि अगर पूछा जाए ना तो यहाँ पे ये नाम आता है। और लास्ट पॉइंट आप नोट करो, सबसे लास्ट में सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि बराबर यकृत। आज की क्लास को यहीं फिनिश करते